हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्का। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आज के वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर एंड स्कोप देखेंगे, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे हम कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, हम उसको क्यों पढ़ते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। देन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों बना है अलग पार्ट, उसमें हम क्या पढ़ते हैं। It is that part of the economic theory which studies the economy in its totality or as a whole. ये इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं। हम इकोनॉमी को एज अ होल लेके चलते हैं, इकोनॉमी को टोटलिटी में पढ़ते हैं। अब माइक्रो में क्या होता था, माइक्रो में एक इंडिविजुअल यूनिट की बात होती थी। इंडिविजुअल यूनिट की बात, इंडिविजुअल फर्म्स आ गए, इंडिविजुअल इंडस्ट्री आ गई, इंडिविजुअल हाउस होल्ड आ गए, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी बात होती थी माइक्रो में। अब मैक्रो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को साथ में लेके चलेंगे। जैसे कि स्टेट की इकोनॉमी हो गई, एक कंट्री की इकोनॉमी हो गई, एक कंट्री की इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे दूसरी कंट्री की इकोनॉमी से। तो यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी को एज अ होल डील करने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबकी टोटलिटी चलती है। जितने भी एग्रीगेट्स होते हैं, जितने भी छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, उन सबको हम प्लस कर देते हैं और एक एग्रीगेट ले लेते हैं। तो इसको स्टडी ऑफ एग्रीगेट बोला जाता है। और एवरेज ऑफ द इंटायर इकोनॉमी बोला जाता है, पूरी इंटायर इकोनॉमी के एवरेजेस बोले जाते हैं। ये जो एग्रीगेट्स है, इनमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं या इनमें क्या क्या आता है। तो नेशनल इनकम, पूरी नेशन की इनकम हम देखेंगे, नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री की, एग्रीगेट सेविंग्स, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, और ऐसे ही बहुत सारे और कंसेप्ट भी। अब यहाँ पे जो प्राइस लेवल है, हमने तो माइक्रो में भी पढ़ा है प्राइस का कंसेप्ट, पर यहाँ पे वर्ड ऐड हो जाता है जनरल। तो जनरल से मतलब है पूरी इकोनॉमी का एक ऐसा जनरल प्राइस लेवल जो हम सेट करके चलेंगे, अकॉर्डिंग टू वेजेस, अकॉर्डिंग टू हमारे एम्प्लॉयमेंट रेट, अकॉर्डिंग टू हमारा नेशनल इनकम। अब यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई भी हमने माइक्रो यूनिट्स में पढ़ी हैं, पर यहाँ मैक्रो में हम इसको एग्रीगेट के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं, पूरी इकोनॉमी को एज अ टोटल पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी एग्रीगेट्स होंगे मैक्रो में, ये सारे टोटलिटी को बता रहे होंगे। आगे देखते हैं तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, बहुत ईजी था कि इकोनॉमी को एज अ होल देखना है। अब स्कोप क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलेगी थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट। हम इसमें थ्योरी ऑफ इनकम पढ़ने वाले हैं, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ने वाले हैं। तो इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, नेशनल इनकम कैसे काउंट होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उससे एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होती है, ये सब हम देखेंगे मैक्रो में। जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन की बात भी होगी। अब प्राइस लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एक लेवल के बाद, तो वो आ जाता है इन्फ्लेशन, तो उसके डील करेंगे हम लॉन्ग रन में। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बिजनेस साइकिल्स होती हैं, कभी इकोनॉमी अप जाती है, कभी इकोनॉमी नीचे जाती है, फिर से इकोनॉमी ऊपर चली गई, इनकम ज़्यादा हो रही है, फिर इकोनॉमी नीचे आ गई, रिसेशन में आ गई। अब इससे हमें पता चलेगी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी इकोनॉमी ऐसी है जिसमें ग्रोथ चलती है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, किस इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, किस इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर कंजप्शन फंक्शन पढ़ेंगे, पूरी इकोनॉमी में कंजप्शन कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ेंगे, एंड इसी से निकल के आएगा, सभी को टोटलिटी में लेके चलें तो वहीं से निकल के आता है बिजनेस साइकिल। इन सब से ही हमें मेन बात ये पता चलती है कि हमारी बिजनेस साइकिल्स में क्या चेंज आ रहा है। जैसे कि एक ग्राफ में इकोनॉमी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे आती है, स्टेबल इकोनॉमी नहीं चलती है। तो वही हम बिजनेस साइकिल्स में पढ़ने वाले हैं। आगे हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन का मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो थ्योरिस्ट आए थे, इकोनॉमिस्ट आए थे, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, अपने अपने कंसेप्ट से अपनी अपनी थ्योरी निकाल के दी थी। तो उसका इवोल्यूशन मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे कैसे ईयर बाय ईयर हुआ है।
तो यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिवीजन होता है वो किनीशियन इकोनॉमिक्स से होता है। एक थे एक इकोनॉमिस्ट थे जेएम कीन्स। तो उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी जब ग्रेट डिप्रेशन आया था उस टाइम पे दी थी इन्होंने अपनी थ्योरी, अपनी बुक निकाली थी उस टाइम पे 1936 में। पर ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था। तो यहाँ से डिवीजन स्टार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो है किनीशियन इकोनॉमिक्स। जेएम कीन्स ने अपने ऊपर जितने भी इकोनॉमिक्स हुए थे, जितने भी 1929 से पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट ने अपनी थ्योरीज निकाली थी, अपनी अजम्पशन दी थी, उन सभी को क्लासिकल्स में काउंट कर लिया। तो सबसे ऊपर क्लासिकल थ्योरी है सबसे पहले, जिसमें एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो आ जाते हैं। फिर आते हैं नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। नियो क्लासिकल में थोड़ी थ्योरी इवॉल्व हो गई थी क्लासिकल से, तो इसका नाम हो गया नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आ जाते हैं मार्शल, एजवर्थ। फिर आ जाता है कीन्स। कीन्स ने अपनी थ्योरीज निकाली। फिर इसके बाद कीन्स के बाद भी इकोनॉमिस्ट आए, क्योंकि उनकी थ्योरी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस उनको लग रहा था। अब क्लासिकल से ही इन्फ्लुएंस होते हैं मॉनेटरिस्ट, यहाँ पे मॉनेटरिस्ट आए। अब कीन्स ने अपनी थ्योरी में सारी डिमांड साइड की बात की थी, सप्लाई साइड की कोई बात नहीं की थी। तो यहाँ पे फिर आई सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। उसके बाद जितने भी यहाँ पे फ्लॉज थे, क्लासिकल्स में जितने भी फ्लॉज थे, वो न्यू क्लासिकल्स में पूरे हुए। कीन्स ने जितनी भी थ्योरीज में सिर्फ अजम्पशन दे के रख दिया था, उसका रीजन नहीं बताया था, उसमें जितने भी फ्लॉज थे वो न्यू केन्जियन में पूरे हो गए। तो ऐसे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन हुआ है। ऐसे ही हम धीरे धीरे सारे कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे मैंने छोटा सा चार्ट दिया है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे नियो क्लासिकल्स हैं जिसमें मार्शल आ जाते हैं, एजवर्थ आ जाते हैं, यहाँ पे हम पोटेंशियल जीडीपी की बात करेंगे। कीनीशियन इकोनॉमिक्स में जिसने कीन्स ने कंसेप्ट दिया है इफेक्टिव डिमांड का, इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड का, तो हम वो पढ़ेंगे। मोनेटरिस्ट ने कंसेप्ट दिया है मनी सप्लाई का, इन्होंने मनी सप्लाई को प्राइस से डायरेक्टली लिंक किया है, तो हम वो पढ़ेंगे। अब नियो क्लासिकल्स तो क्लासिकल्स के बाद आए थे, पर किनीशियन से पहले आए थे। न्यू क्लासिकल्स मतलब क्लासिकल्स का ही अपग्रेड वर्जन। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, रैशनल एक्सपेक्टेशन पढ़ेंगे, क्रेडिबिलिटी रूल्स का इंपॉर्टेंस देखेंगे। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, कीन्स ने सिर्फ डिमांड की बात की थी, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स आई जिसमें सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, फिर एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे, क्योंकि कीन्स ने एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट सिर्फ शॉर्ट रन में दिया। ये बोलते हैं कि हम लॉन्ग रन में सारे मर जाएंगे, तो लॉन्ग रन का पढ़ने का फायदा ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट दिया, डिमांड पे ही फोकस किया। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में हम पढ़ने वाले हैं टैक्स पॉलिसी, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। फिर बिजनेस साइकिल में हम जो पोटेंशियल जीडीपी में फ्लक्चुएशंस आती हैं, इकोनॉमी ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, स्टेबल नहीं होती, तो उसमें जितनी भी फ्लक्चुएशंस आती हैं हम बिजनेस साइकिल में वो देखने वाले हैं। अब न्यू केंजियन में हम क्या देखेंगे कि स्टिकी वेजेस और स्टिकी प्राइसेस का कंसेप्ट कीन्स ने दिया था। न्यू केंजियन ने उनको उनके रीजंस बताए कि ऐसा क्यों है, वो उनके फॉलोवर्स थे। ऐसे ही हमारी इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। अब आगे इम्पोर्टेंस देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ क्यों रहे हैं। अब हमने पीछे बहुत सारी स्कोप पढ़ा था, थ्योरीज पढ़ी थी कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बस वही उसकी इम्पोर्टेंस में आ जाता है कि यहाँ पे हम ट्रेड साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा हमारी इकोनॉमी एज अ होल कब ऊपर जा रही है, कब रिसेशन में जा रही है, कब बूम में जा रही है, कब प्रॉस्पेरिटी में जा रही है, कब डिप्रेशन में जा रही है। वो सारे कंसेप्ट का हमें पता चलेगा। इकोनॉमिक पॉलिसी हमें बनानी आ जाएगी, कब मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, कब फिस्कल पॉलिसी लगानी है, वो हमें पता चल जाएगा। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के इफेक्ट सारे समझ आ जाएंगे, ये सब एक दूसरे से लिंक है। जैसे ही ट्रेड साइकिल, जैसे हमारी इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी आई, तो उससे हमें एक समझ आया कि हमने ये वाली इकोनॉमिक पॉलिसी लगानी है, क्योंकि तब प्रॉस्पेरिटी का मतलब इन्फ्लेशन आ चुका था। तो ये सारे एक दूसरे से चीजें लिंक करती हैं। अब फिर हम उसके बाद मटेरियल वेलफेयर के बारे में देखेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे रेगुलेट किया जाता है वो देखेंगे, इकोनॉमिक इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, कौन सी पॉलिसी लगा के कब किस इशू को रिजॉल्व किया जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ का कंसेप्ट देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि हम इसमें इतना सब कुछ पढ़ने वाले हैं कि हमें इकोनॉमी एज अ होल समझ आने वाली है। अब यहाँ पे सिंपल सा डिफरेंस कि मैक्रो माइक्रो में डिफरेंस क्या है।
तो मैक्रो में सिंपली आई लगा हुआ है, आई का मतलब इंडिविजुअल, ये मैक्रो में ए लगा हुआ है, ए का मतलब एग्रीगेट। बस इससे आपको याद रखना है, इससे सिंपली याद हो जाता है कि माइक्रो मतलब आई है तो इंडिविजुअल के बारे में बताएगा, जितना भी बिहेवियर होगा इकोनॉमिक बिहेवियर वो इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में होगा। और मैक्रो में ए लगा हुआ है तो एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में बताएगा, जब जैसे भी इकोनॉमिक में बिहेवियर हो रहा होगा कितना भी कोई सा भी, तो वो एग्रीगेट में ही काउंट होगा। इसमें सारे एग्रीगेट वेरिएबल्स आते हैं, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पब्लिक डेफिसिट, एक्सचेंज रेट एक्सेट्रा। जितने भी हम पहले पढ़ के आए थे एग्रीगेट वेरिएबल्स वो सब मैक्रो में ही आते हैं। और माइक्रो तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आ जाती है कंज्यूमर की इनकम, एक फर्म का आउटपुट, क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी सप्लाई की गई है, क्या क्या उसके प्राइसेस हैं। तो ये इंडिविजुअल फर्म इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में बताती है माइक्रो इकोनॉमी। एंड मैक्रो एग्रीगेट्स के बारे में बताती है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।